नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में वर्जिन ऑफ लाइफ चल रहा था, हम लोगों ने आधा करीब पढ़ लिया था। अर्थ पर लाइफ की वर्जिन कैसे हुई अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ या मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के हिसाब से कीमोजेनी पूरा हो गया था, जिसमें से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओशियन के अंदर बन गए। अब सेकंड टर्म जो है उसका पार्ट जो है वो है बायोजेनी। तो सारे के सारे केमिकल्स जो एक शेल, एक लिविंग्स के लिए होते हैं, एक सेल ही समझिए। सेल का मतलब यह है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल होती है बॉडी की। एक सेल कैसे बनेगी, उस सेल के अंदर जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे तैयार हो गए हैं ओशियन के अंदर। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने एसिड्स हैं सब ओशियन में हैं, लेकिन अभी लाइफ नहीं बनी है। बायोजेनिक जो टर्म है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ कैसे बने। बायोजेनिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। बायोजेनिक रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। कीमोजेनी में नहीं था, कीमोजेनी में इवोल्यूशन ऑफ केमिकल्स था। एटम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए ओशियन में, समुद्र बन गए, एटमॉस्फेयर कूल हो गया, फेवरेबल कंडीशन आ गई किसके लिए? लाइफ के लिए। अब तक लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन तैयार हो गई है। बायोजेनिक में हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव लाइफ आई कैसे। इसमें भी तीन चार पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। जितने एसिड्स थी, प्रोटीन थी, फैट से सारे के सारे बने हुए थे। अब इसमें से न्यूक्लिक एसिड कैसे बने? न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए, आरएनए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, एक सेल के लिए इंपॉर्टेंस जो कंपोनेंट्स है वो न्यूक्लिक एसिड, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। अब ये न्यूक्लिक एसिड में हम देखते हैं कि क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एथेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। फास्फोरिक एसिड और शुगर से जब जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। सारी चीजें हमारे, शुगर भी है, शुगर भी तैयार हो गया ओशियन के अंदर, एसिड्स भी तैयार हो गया और नाइट्रोजनस बेस भी तैयार है। अब सब आपस में मिल करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, जिससे हमारे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये सब ओशियन के अंदर हो रहा है। कीमोजेनिक प्रोसेस में हम लोगों ने सब पढ़ लिया था, नाइट्रोजनस बेस सब कुछ तैयार हो गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत। अब ये न्यूक्लिक एसिड बनना कैसे, जरा इसको देखें हम लोग ध्यान से। नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद शुगर, नाइट्रोजनस बेस बने हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट एग्रीगेट टू क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल्स ग्रेटर साइज कॉम्प्लेक्सिटी इन द प्राइमोर्डियल वाटर। ऑर्गेनिक सोप, उसको हम लोगों ने क्या कहा था? डाइल्यूट सोप, प्राइमोर्डियल सोप कहा था, जो बन करके ओशियन के अंदर था, उसमें सारी चीजें थी। अब ये क्या था? ग्रेटर साइज, कॉम्प्लेक्स साइज के रूप में बन रहा है। नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद शुगर एंड फास्फेट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एट ए हाई टेम्परेचर इन प्रिमिटिव सॉइल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन से ये नाइट्रोजनस बेस दो, एथेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिल करके ये नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड्स बना गए। जहां न्यूक्लियोटाइड्स बना, न्यूक्लिक एसिड हमारी तैयार हो गई आपस में कंबाइन होकर। A large number of nucleotides in various combinations are joined together to form very complex molecules called nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड बनी कैसे? क्योंकि इसमें क्या है? न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड हमारी बन गई। न्यूक्लिक एसिड जो बन गई,
ये इसका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स बने थे, एमिनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बन गए। ये प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड से कंजुगेट किए, इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहा गया। अब दोनों चीजें हो गई, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोप्रोटीन दोनों बन गई। एक स्टेप पूरा हो गया, क्योंकि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, बायोजेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रिमिटिव लाइफ कैसे फॉर्म होगा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है एक सेल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, वो बन गई। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लाइफ पर तैयार हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोएसरवेट, कोएसरवेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने इसको कोएसरवेट्स कहा, किसी ने इसको वेसिकल्स कहा, किसी वैज्ञानिक ने इसको माइक्रोस्फीयर कहा। इसके 2-3 नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट कोएसरवेट्स फर्स्ट कंपोनेंट है, जिसको करीब करीब कहा जाता है कि लिविंग मॉलिक्यूल्स है। न्यूक्लिक एसिड देन कोएसरवेट्स, इसके 2-3 नाम है, फिर से समझ लीजिए आप, माइक्रोस्फीयर्स या वेसिकल्स या कोएसरवेट्स। अब ये स्टेज आ रहा है, कोएसरवेट्स हैं क्या, देखेंगे आप। और कोएसरवेट के फॉर्मेशन में इसके फॉर्मेशन को कोएसरवेशन कहते हैं। ये जितने न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बन गई, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गई, ये सब आपस में मिल करके ओशियन के अंदर, उसके अंदर कुछ फैट, कुछ और एसिड्स मिल करके एक चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिर गए। उसके भीतर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, कुछ फैट्स, कुछ और प्रोटीन्स हैं, इसी को कोएसरवेट्स कहते हैं। कोएसरवेट्स नथिंग बट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ यही सारे ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ये कोएसरवेट। और इस कोएसरवेट्स को जब देखा गया, ओपेरिन और होल्डर ने बताया कि इसके अंदर ये क्षमता थी, ये रिप्लिकेट हो सकता था और इसकी ग्रोथ हो सकती थी। देखिए, 2 चीजें लिविंग्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, इसका रिप्लिकेशन होना चाहिए। लिविंग्स कैसे माना जाएगा, इसका रिप्लिकेशन, उसकी कॉपी बने, मीन्स रिप्रोडक्शन हो, मल्टीप्लाई हो। दूसरा, इसकी इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल ग्रोथ तो नॉन लिविंग्स में भी होता है, इंटरनली ग्रोथ होनी चाहिए इसकी। जब तक ये दोनों कंपोनेंट्स, दोनों एक्शंस, दोनों फंक्शंस किसी भी मॉलिक्यूल्स में नहीं आएंगे, उसको हम लिविंग मॉलिक्यूल्स नहीं कर सकते। लेकिन कोएसरवेट्स जो है, इसके अंदर ये दोनों क्वालिटी दिखने लगी, इसलिए इसको कोएसरवेट्स को कहा जाता है। माना यह गया कि ये फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स है। इसके नाम हमने बता दिया आपको, वेसिकल्स और माइक्रोस्फीयर भी कहते हैं। कोएसरवेट्स बनने लगे ओशियन में, जगह जगह कोएसरवेट्स बनने लगे, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट सब ओशियन में है, तो जगह जगह कोएसरवेट बनने लगे। कोएसरवेट को फिर से समझ लीजिए आप, कोएसरवेट झिल्ली से घिरा हुआ, उसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कुछ फैट, कुछ अन्य चीजें मिलकर के एक वेसिकल्स टाइप का, माइक्रो वेसिकल्स इसीलिए कहा गया, एक स्ट्रक्चर बन गया जो ओशियन के अंदर जगह जगह पे फैला हुआ तैर रहा। बहुत सारे कोएसरवेट्स बन गए, और कोएसरवेट्स बनने की क्रिया को कोएसरवेशन कहते हैं। कोएसरवेशन शुरू हुआ इस स्टेज में, इसमें सेकेंड स्टेज में, और इसमें दोनों प्रॉपर्टी दिखने लगी, ग्रोथ की और मल्टीप्लिकेशन की। देखिए, पावर ऑफ ग्रोथ, एज दे हैड पावर ऑफ ग्रोथ and break, such and coeservates were efficient and multiply। दोनों चीजें, मल्टीप्लाई की भी एफिशिएंसी थी और ग्रोथ की भी एफिशिएंसी थी। हाइड्रोफोबिक थे, अलग थे, पानी से अलग होकर तैर रहे थे। दिस इज द कोएसरवेट, इसका नाम दिया गया। ये सेकेंड स्टेज हो गई। और थर्ड स्टेज में हम आएंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म। अब हम आते हैं लिविंग कैसे बना।
सारी चीजें बन गई, न्यूक्लिक एसिड बन गई, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गई, कोएसरवेट्स बन गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक सेल एक लाइफ आई, जबकि दोनों गुण है इसके अंदर। मालिक्यूल लिविंग मालिक्यूल्स की स्थिति में है, इसको कहने का है, लेकिन लिविंग लाइफ पे नहीं है। अब देखिए यहां पर प्राइमरी ऑर्गेनिज्म कैसे बना। अप्रोक्सीमेटली 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू ओपेरियन कोएसरवेट्स, देखिए ओपेरियन ने इसको कहा था ओपेरियन कोएसरवेट्स, व्हिच एक्वायर्ड न्यूक्लियोप्रोटीन आइदर फॉर्म्स सी वाटर और synthesizing themselves, first cellular organism called ebuoyants or pre-cell, ebuoyant, इसको जाकर के बाद में प्रोबियंट्स भी कहा गया, प्रोटोबायंट्स आर क्रिएटेड। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, प्रोटोबायंट्स क्या बन गया है, प्रोटोबायंट्स। कोएसरवेट्स जो था अब वो प्रोटोबायंट्स में बदल गया, ये जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है। इसमें क्या था, ईबॉयंट्स, सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था वो ईबॉयंट्स था, इसके अंदर प्रोटोबायंट्स, ईबॉयंट्स। ये फर्स्ट, इसको क्या बोला गया कि प्री सेल, सेल से पहले की स्थिति है, अभी सेल नहीं है, सेल से पहले की स्थिति क्या है, प्री सेल इसको कहा गया। Outer limiting membrane were created by certain fatty acids having strong affinity to water for both positive and destructive functions. Some forms of proteins, ebuoyants, started acting as enzymes. ebuoyants enzymes की तरह बिहेव करने लगे। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ से जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स का काम करती है। वो ईबॉयंट्स जो है वो एंजाइम्स की तरह बिहेव करने लगे। यही स्थिति होती है प्रोटोवायरस की। ईबॉयंट्स वेयर आइडेंटिकल टू प्रोटोवायरस। ईबॉयंट्स प्रोटोवायरस की तरह बिहेव करते हैं। अब हम अगर वायरस की बात करेंगे, रिट्रोवायरस को, प्रोटोवायरस को, इसमें क्या होता है, आरएनए की पार्टिकल प्रोटीन से कवर होती है, बाहर नॉन लिविंग की स्थिति में पड़ी होती है, वो नॉन लिविंग है। रेट्रोवायरस या आयरस वायरस का जो भी स्ट्रक्चर देखे वो नॉन लिविंग मांगा है, वो लिविंग नहीं माना गया है। सिंपली उसमें न्यूक्लिक एसिड चारों तरफ से एक प्रोटीन की कोट से पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही ये वायरस लिविंग सेल में जाता है, लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की स्टेज कहा गया। लिविंग भी नहीं माना गया इसको, लेकिन इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वायरस की, जैसे ही ये लिविंग सेल्स में इंटर करेगा वो लिविंग हो जाएगी। अद्भुत इसकी फंक्शन है। ये जो ई वायंट्स हमारा आया, ये जस्ट लाइक इस तरह से ई वायंट्स अगर बाहर है तो नॉन लिविंग है। जैसे ही ये प्रोटोबायंट्स कोएसरवेट्स के अंदर जाएगा वो लिविंग हो जाएगा। ये पहली स्टेज आ गई है, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइफ कहा गया, प्री सेल प्रोटोबायंट्स। ये हमारा प्रिमिटिव लाइफ। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझें, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्राइमरी ऑर्गेनिज्म। पहले ईयर याद रखिए, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो ओपेरियन कोएसरवेट्स न्यूक्लियोप्रोटीन सी वाटर में बने। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस एसिड के चारों तरफ एक जो घिरती है, घिर जाती है मेम्ब्रेन से, एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर से, वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। आप इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मत समझिए। न्यूक्लिक एसिड प्रिमिटिव लाइफ के संदर्भ में न्यूक्लिक एसिड जो बनी हुई है आरएनए या डीएनए, चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से गिर गई, न्यूक्लियोप्रोटीन है। वो मेम्ब्रेन एंजाइम्स की तरह बिहेव करती है, क्योंकि प्रोटीन सारे एंजाइम्स, वो प्रोटीन है, वो एंजाइम्स भी है, एंजाइम्स की तरह बिहेव करेंगे, बहुत सारे फंक्शन करने लगती है। इसी को प्रोटोबायंट या प्री सेल कहा गया।
कोइसरवेट्स किसमें चेंज हुआ? प्रोटोबायंट्स। इसके अंदर ई बायंट्स, इसको ई बायंट्स कहा गया। ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से घिरा हुआ है, छोटा सा स्ट्रक्चर बीच में जो आगे चल के न्यूक्लियस का रूप लेगा, मेन चीज यही है, ये ई बायंट्स है। जैसे ही सेल से बाहर जाएगा ये इसको प्रोटोवायरस की तरह कहा गया। इसको सेल से बाहर अगर रहेगा, मतलब कोइसरवेट से या प्रोटोबायंट से बाहर रहेगा तो नथिंग, नॉन लिविंग। जैसे ही अंदर आ जाएगा लिविंग हो जाएगा। इसकी तुलना प्रोटोवायरस से की गई। किसकी तुलना? ई बायंट्स। तो रिजल्ट क्या निकला? कोइसरवेट, पहला न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, देन क्या स्टेज आई? कोइसरवेट। कोइसरवेट के 2-3 नाम और हैं, माइक्रोस्फीयर या वेसिकल्स। कोइसरवेट्स क्या होता है? ये सारी चीजें, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, फैट, ये सारा सब कुछ मिल करके घिरा हुआ, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो ओशियन में तैर रहा है। और ये जगह जगह कोइसरवेट्स बनने लगेगी। प्राइमरी लाइफ हुई। इसमें दोनों कैरेक्टर्स थे, ग्रोथ की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी। ग्रोथ भी कर सकते थे, इंटरनली ग्रोथ भी हो सकती थी और मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ये फर्स्ट लाइफ थी, फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स वर द कोइसरवेट। ये कोइसरवेट्स प्रोटोबायंट्स में बदले। प्राइमरी ऑर्गेनिज्म कैसे बना? अभी ये मॉलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स, कभी कभी इसको भी कहा था फर्स्ट लाइफ, यही है। लेकिन अब ये कहां बदलेगा? ऑर्गेनिज्म कैसे बदलेगा? ऑर्गेनिज्म में बदलने के लिए अब ये चेंज होगा प्रोटोबायंट्स में। बहुत सारी चीजें कोइसरवेट्स में है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है उसमें से कुछ छटनी हो जाएगी, कुछ चीजें नहीं रहेगी इसमें क्या रहेगा? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियस जो बन गया हमारा, न्यूक्लियोटाइड से पहली स्टेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन से घिरा हुआ, एक तो वो रहेगा, बाकी कुछ वाटर्स रहेंगे, कुछ प्रोटीन्स और फैट्स रहेंगे जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये सब घिर करके एक फैटी एसिड, देखिए ये है ना, फैटी एसिड से मेम्ब्रेन से घिर जाएगा। एक्वायर्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लिखा है फैटी एसिड, फैट से घिरा हुआ एक, क्रिएटेड बाय limiting membrane, the outer limiting membrane were created by certain fatty acids having strong affinity of water. Affinity of water, strong affinity of water की तरह अब ये घिर गए। ये प्राइमरी लिविंग बना हुआ, कोइसरवेट नहीं है। ये कोइसरवेट और प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस है। फैटी एसिड से घिरा हुआ जो पानी के वाटर से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है, अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन है, बीच में न्यूक्लिक एसिड है घिरा हुआ, ये इसको प्रोटोबायंट्स कहा गया। और जो बीच में पड़ा हुआ है उसको ई बायंट कहा गया। ई बायंट्स जब प्रोटोबायंट्स से बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग है। जैसे ई बायंट्स प्रोटोबायंट्स के अंदर आएगा लिविंग हो जाएगा, इसीलिए इसको वायरस कहा गया, ई बायंट। और प्रोटोबायंट्स को प्राइमरी ऑर्गेनिज्म या प्री सेल कहा गया। ये सेल यानी प्राइमरी ऑर्गेनिज्म आ गया सेल के रूप में, सिंगल सेल के रूप में। अब इस चीज की विशेषता, एक और इंपॉर्टेंट विशेषता थी, ही वाज द कीमोट्रॉप्स एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था इसमें। इसको भी एनर्जी चाहिए, एनारोबिक, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। विदाउट ऑक्सीजन ये एनर्जी फॉर्म करता था। कैसे? कीमोट्रॉप था। ये जो प्रोटोबायंट था, जो जिसका ओरिजिनेट हुआ, वो कीमोट्रॉफ और एनारोबिक रेस्पिरेशन करता था। इसके अंदर ग्रोथ भी होती थी, मल्टीप्लिकेशन भी होता था। इसके अंदर जो ई बायंट था वो प्रोटोवायरस की तरह बिहेव करता था, इसलिए इसको प्री सेल कहा गया। प्राइमरी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। अब हमारा एक ऑर्गेनिज्म लाइफ आ गया कहाँ? ओशियन में, समुद्र। इसी तरह से बहुत सारे बनने लगे, एक नहीं बना, बहुत सारे बनने लगे। प्रोटोबायंट, ई बायंट, कोइसरवेट, प्रोटोबायंट, ई बायंट, सब बनने लगे। अब ये हमारा एक लिविंग फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ फंक्शन कर रहा था। दिस इज द प्राइमरी ऑर्गेनिज्म। ये हमारा बायोजेनी है।
हमने कियोजेनी में क्या पढ़ा था? केमिकल का इवोल्यूशन होते 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 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए ओशियन के अंदर। अब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोजेनिक की तब बढ़ेंगे, यानी उससे ऑर्गेनिज्म लिविंग्स फॉर्म होगा। लिविंग्स फॉर्म्स के चरण क्या है? पहला चरण था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स और सुगर फास्फेट्स बन गए ओशियन के अंदर। फिर उसके बाद कोइसर्वेट बना। कोइसर्वेट के क्या क्या नाम थे बता दिया गया। फिर प्राइमरी ऑर्गेनिज्म प्रोटोबायंट्स, ये बायंट्स बना और प्रोटोबायंट्स को प्री सेल कहा गया। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो धरती पर आ गया और ये कीमोट्रॉफ और एनारोबिक रिस्पिरेशन करता था। अब आपको बधाई हो कि आपका लाइफ जो है आ गया। ये हमारा बायोजेनी हो गया। कीमोजेनी और बायोजेनी को अगर हम मिलाएं तो वहां से आइटम से शुरुआत हुई, बनते 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 कीमो एवोल्यूशन हुआ। कीमो एवोल्यूशन के बाद बायो एवोल्यूशन हुआ, बायोजेनी हुई। बायोजेनी से हमारा प्राइमरी प्री सेल के रूप में प्रोटोबायंट या ई बायंट्स, कोशर्वेट्स। इस तरह से ओपेरिन और हॉल्डन ने बताया कि इस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पर हुई। इसी को मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ओपेरिन हॉल्डन थ्योरी, फिजियोकेमिकल थ्योरी या केमिकल सिंथेटिक थ्योरी या केमिकल थ्योरी, कई थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ओपेरिन और हॉल्डन ने 1936 में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पुस्तक प्रकाशित की, पूरी तरह से इस थ्योरी को दिया और आज यही थ्योरी एक्सेप्टेड है। अभी एक पार्ट इसका और है, कॉग्नोजेनी। अब तो प्राइमरी लाइफ आ गई, यानी एक प्रोकैरियोट्स, अभी प्रोकैरियोट प्री सेल है प्रोकैरियोट्स। अब हम कॉग्नोजेनी में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे आई, फिर जाकर के हमारा यूकैरियोट्स आ जाएगी, तब पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट होगा। यानी फिलहाल लाइफ की उत्पत्ति यहाँ पे बायोजेनी में हो गई। अब नेक्स्ट में हम कॉग्नोजेनी में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कैसे आए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। बायोजेनी, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म या प्राइमरी लाइफ। थैंक यू।